मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भी छोड़ो, हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, भारत में संसाधन और उनका विकास। जो कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे हमारे एमसीक्यू। ठीक है, जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं इस बुक के, उनसे उससे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, आज एमसीक्यू करेंगे। तो इन एमसीक्यूज़ को मेरे साथ अटेम्प्ट करने का प्रयास लेना, कॉपी लेना, पेन लेना। ठीक है, जितने सही बनते हैं उनको मतलब जितने भी आपके मार्क्स सही बनेंगे उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और जो नहीं बन पाया, कोई डाउट आया, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद कुल मीठा जल मतलब फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पाया जाता है? तो वेयर इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ टोटल फ्रेश वाटर फाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये कितने हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक हिस्सा कौन सा है हमारे पास? भूमिगत जल, जिसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर। फिर उसके बाद आएगा ग्लेशियर एंड बर्फ। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्लेशियर होंगे और आइस कैप होंगे, वो वाला हिस्सा। फिर आएगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और फिर आएगा नदियाँ वगैरह, हमारे पास जो है सरफेस वाटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा कवर करता है, सामने वैसे परसेंटेज में दी रखा है, तो सही आंसर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ग्लेशियर और बर्फ़ जो आइस कैप है, तो वहाँ पर जो पानी का हिस्सा है लगभग लगभग कितना? 69% पानी। ठीक है, तो ये भी हमारी पहुँच से बाहर है, ये वाला हिस्सा भी हमारी पहुँच से बाहर है। तो हमारे पास डायरेक्ट जो एक्सेस है वो 1% पानी का है, और वही हिस्सा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? नदियाँ, तालाब, झील वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले का हो गया, ऑप्शन डी इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है? 2.4%। ठीक है, लेकिन जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? ठीक है, कि अगर पूरी दुनिया में 100% पानी है, ठीक है, कैसा भी है, तो इंडिया के पास वो 100% का कितने प्रतिशत है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया possesses 2.45 ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया, बट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंडिया? तो कितना परसेंट लिखवाया था हमने? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो मैंने कल भी जब लेक्चर लिया था तो 3-4 पॉइंट लिखवाए थे कि एरिया याद रख लेना, एरिया में कंट्रीब्यूशन 2.4, पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन 70.5%। ठीक है, और फिर अब आएगा वाटर के बारे में, तो वाटर के मामले में हमारे पास कितना है? 4% है। तो ये वाले आंकड़े जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में भूमिगत जल ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, कि हमारे पास जो हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? तो विच इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर सेक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया? तो किस चीज़ के लिए? औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इसके अलावा डोमेस्टिक यूज़ के लिए, मतलब घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। फिर इसके बाद है इरिगेशन, सिंचाई के लिए। फिर उसके बाद फिशरी या फिर मत्स्य पालन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर डी। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बाकायदा मैंने हाईलाइट भी करा था ये वाला पोर्शन, कि हम जो है ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो वो होगा ऑप्शन सी, एरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, और जितने भी ये क्वेश्चन है ये ध्यान रख लेना, पी वाई क्यू का मतलब वो इधर मतलब अलग अलग एग्जाम से आए हैं, तो मैंने वहाँ से उनको उठाया, और एनसीईआरटी से ज़्यादातर। ठीक है, चलिए, अगला है बकायदा ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क लगवाया था, पीपीटी से पढ़ाया था जब, तो वहाँ भी मैंने इसको हाईलाइट करके बताया था, मैं ये वाली चीज़ जरूर याद रखना। तो एक हमारा इकोनॉमी सर्वे हुआ था 2020-21 के आसपास। ठीक है, तो उसमें कहा गया था कि बढ़ती आबादी के कारण भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी घट गई है या फिर कितनी रह गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, हाउ मच हैज़ द पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया डिक्रीज ड्यू टू राइजिंग इन पॉपुलेशन? तो कितना? 55 लीटर, 20 से 80 बूंदे, 100 लीटर, या फिर 150 लीटर? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए।
लीटर पानी जो है प्रति व्यक्ति लगता है। ठीक, अगला कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो डैम्स थे इंडिया में, ठीक है, उन्हें किस नाम से पुकारा है, उनके लिए किस शब्द का उन्होंने यूज किया है। तो क्या बोला है, प्रकृति का उपहार है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये आधुनिक भारत के मंदिर है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, जीवन की धारा है या जीवन का बेस है, ठीक है, बेस ऑफ लाइफ है, या फिर कृषि का भविष्य है, मतलब एग्रीकल्चर का क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, आधुनिक भारत के ये क्या है, मंदिर है। कौन से, डैम्स वगैरह या फिर जो हमारी परियोजना है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वगैरह है, वो सारी के सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार मार्क, कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKY, ठीक है, का मूल मंत्र मोटो क्या है। तो क्या है, हर घर जल, ये मोटो है उसका। पर ड्रॉप पर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल, क्या ये मोटो है। स्वच्छ जल समृद्ध किसान, ठीक है, प्योर वाटर प्रॉस्पर फार्मर, क्या ये है। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, क्या ये है इसका मोटो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्लियर, कब लॉन्च की गई थी, 2015 में। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने जो पानी है जो हम ढंग से यूज नहीं करते, उसकी दक्षता को, उसकी एफिशिएंसी को क्या करना है, सही तरीके से यूज करना है पानी को, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है कि राजस्थान में जो वर्षा का जल संचित करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पलार पानी, ठीक है, इसका क्या अर्थ है। तो इन राजस्थान व्हाट डज द टर्म पलार पानी यूज फॉर स्टोर्ड रेन वाटर मीन। तो उसका मतलब क्या है, जब हम वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं जिसको हम बोला जाता है पलार पानी, उसका मतलब क्या है। तो कुछ का मतलब क्या है, भूमिगत जल है, वर्षा का जल है, नदी का पानी है, या फिर समुद्री जल है। तो राइट आंसर होगा इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्षा का जल, जो ही पानी का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ही ध्यान रख लेना, किसको माना जाता है, रेन वाटर को ही माना जाता है, वर्षा के जल को ही माना जाता है। और वहाँ राजस्थान में लोकल भाषा में, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पलार पानी बोला जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की ही लाइन है, वहीं से क्वेश्चन उठा है। अगला क्वेश्चन, ये भी स्टार मार्क है, कि क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष में सभी इमारतों के लिए रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के राज्य में भैया जी कंपलसरी है कि आपको रेन के पानी को हार्वेस्ट करना ही करना है, उसको संग्रह करना ही करना है। तो ऐसा कानून वहाँ पर कब इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बारे में बात कर, 1995 में, 2001 में, 2015 में, 2011 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001 में। ठीक है, बाकायदा मैंने मेंशन कर रखे हैं वाली सारी की सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों के वैसे पीडीएफ में डाल दी थी, पर मैंने छोड़ दिया था। देखो क्वेश्चन वहीं से उठ गया। क्या उठ गया, कि मेघालय में प्रचलित 200 वर्ष पुरानी, ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ठीक है, बैम्बू ड्रिप एरीगेशन सिस्टम में पानी का प्रवाह कितना कम किया जाता है। ठीक है, तो 5 से 10 बूंद प्रति मिनट, 20 से 80 बूंद पर मिनट, या फिर 100 से 200 बूंद पर मिनट, या 1 लीटर पर मिनट। तो इसका आंसर आप लोग ही मेरे को बताओगे, ठीक है, कि कितना है पीडीएफ में, पढ़ के बताना, अपनी मर्जी से ऐसे मत तुक्का लगाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, पढ़ के करें, जैसे करें, पर जरूर करें, सही आंसर इसका जरूर दें। ठीक, चलिए अब आएगा डैम के बारे में। तो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर परियोजना बोल रहा है कि किस नदी पर है, किस रिवर पर है। तो महानदी पर है, नर्मदा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, या फिर गंगा नदी पर। तो इजी क्वेश्चन है, तो किस नदी पर है, ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कि बांधों के कारण, डैम बनाने के कारण होने वाली प्रमुख समस्या जिसका नाम है सेडिमेंटेशन, तलछटीकरण सिंपल सा है कि नदियां अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं। जब मैं डैम बना देता हूं तो यही जो अवसाद है डैम के किनारों पर, मतलब नीचे ही क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। तो उसके क्या परिणाम आते हैं, क्या उसका रिजल्ट है। तो ये जो सेडिमेंटेशन है, इसके क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, याद करना पीडीएफ में बकायदा, जब मैंने एनसीईआरटी के वो नोट्स आपको लोगों को
डॉक्यूमेंट या PDF में दिए हैं, बाकायदा मैंने हर चीज़ बोला कि क्या कारण है क्या कारण नहीं है, कहाँ बाढ़ आ गई कहाँ बाढ़ नहीं आएगी, तो सारे के सारे चीज़ वो यही पूछ रहा है। तो बोल रहा है बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी, क्या ऐसा है? इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी, क्या ऐसा होगा? उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वर क्षमता में वृद्धि होती है। भाई हमने जरूर पढ़ा था कि ये जो सेडिमेंटेशन है ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मददगार है, लेकिन मैंने तो डैम बना दिया है, तो ये जो सेडिमेंट है निचले इलाकों में जा ही नहीं रहे हैं, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता फिर क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। मत्स्य पालन में इससे सुधार होगा? नहीं, इससे तो कोई ऐसा डायरेक्ट लिंकेज नहीं है कि मत्स्य पालन में सुधार होगा, नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। फिर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, क्या ये है कि जो लोअर एरिया है नीचे जहाँ मतलब ऊपर अगर डैम बनाया है, यहाँ डैम बनाया है, तो निचले वाले एरिया में बाढ़ फ्लड वगैरह आने की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। भाई जब सेडिमेंटेशन इकट्ठा होगा तो इस डैम की वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब मान लीजिए पानी आएगा तो पानी क्या कर देगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, जिससे निचले क्षेत्रों में क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है। निचले क्षेत्रों में क्या आ सकता है? फ्लड आ सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हर चीज मैंने आपको समझाई है बिल्कुल, मतलब एक बच्चे की तरह, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो अच्छी ढंग से समझ आ जाए। तो इसका कारण है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में विश्व की कुल जैव उपजातियां यानी कि स्पीसीज, किसकी स्पीसीज है वे? बायोलॉजिकल स्पीसीज का लगभग कितना % हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल बायोलॉजिकल स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया? तो NCERT की ही लाइन से उठा दिया था क्वेश्चन कि 15% है, 2% है, 5% है या फिर 8% है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 8%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कि भारत में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष उसको इम्प्लीमेंट किया गया था? तो 1980 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1991 में? ठीक है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1972 में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है कि वन और वन्य जीव संसाधन, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के संरक्षण की दृष्टि से, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, सर्वाधिक मूल्यवान वन किसे माना जाता है? विच फॉरेस्ट इज कंसिडर द मोस्ट वैल्यूएबल? ठीक है, तो वो कौन से हैं? कम्युनिटी फॉरेस्ट है, वो आरक्षित वन है, रिजर्व्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो रक्षित है, प्रोटेक्टेड है, या फिर वो क्या है? अवर्गीकृत वन है। ठीक है, यानी कि कैसे हैं वो? अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो खुद ही बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो वो रक्षित है। रक्षित के लिए क्या है कि वहां पर ह्यूमन की एक्टिविटी पूरी तरह से क्या है? प्रतिबंधित है। आदमी को ना तो घास काटने की वहां पर इजाजत है, ना ही लकड़ी काटने की इजाजत है। ठीक है, तो यही जो है वन एवं वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से भारत के सर्वाधिक मूल्यवान है। ठीक है, कंजर्वेशन इनका क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, रक्षित होगा। तो जहां पर देखो, फिर एक बार ध्यान रखना कि जहां पर आदमी की एंट्री पूरी तरह बैन है, क्या बोला जाएगा उनको? आरक्षित। जहां पर आदमी को थोड़े रूल एंड रेगुलेशन के साथ अलाउड किया जाएगा, रक्षित वन। और जहां पर कोई भी रोक टोक नहीं है, सरकारी भूमि है, बंजर है, ठीक है, और आसपास कम्युनिटी वगैरह के सभी प्रकार के फॉरेस्ट, उन सभी प्रकार के वनों को क्या बोला जाता है? ठीक है, अवर्गीकृत फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर इन्हीं दोनों को मिलाकर, आरक्षित वन को, रक्षित वनों को मिलाकर हमारे पास क्या आएंगे? स्थायी वन आएंगे, परमानेंट फॉरेस्ट आएंगे। ठीक है, ये चीज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ठीक है, तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को या बाघ परियोजना को कब शुरू किया था? 1992 में, 1973 में, 1996 में या फिर 1955 में? तो कब शुरू किया गया था? 1973 में, जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, उसके बाद हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, लेकिन NCERT में है, पर मेरे को पता है कि आप लोग कर लोगे।
ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पता है इसका सही आंसर कि छोटा नागपुर के पठार में मुंडा और संथाल जनजातियां किस पेड़ की पूजा करती हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर का मेरा प्लेट्यू है, रीजन है। ठीक है, तो वहाँ पर एक ट्राइब है, ठीक है, मुंडा है और संथाल ट्राइब है, जनजातियां हैं। तो ये कह रही हैं कि वहाँ पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं। पीपल की करती हैं, वट वृक्ष की करती हैं, तुलसी की करती हैं, नीम की करती हैं, आम की करती हैं, इमली की करती हैं, या फिर महुआ की और कदम्ब की करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महुआ की और कदम्ब की। क्योंकि ये वाला जो पेड़ है, ठीक है, महुआ वाला, थोड़ा ये बिहार की तरफ, झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ इस रीजन में पाया जाता है, इसीलिए वो इसकी कंजर्वेशन करते ही करते हैं। तो महुआ और कदम्ब की यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में किस राज्य में स्थायी वन, तो स्थायी वन अभी मैंने पढ़ा परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का आता है। तो विच इंडियन स्टेट इज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, तो उड़ीसा का है, उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश का है, या फिर राजस्थान का है। सही आंसर होगा इसका राजस्थान। और कितने % कवर करता है ये अपने कुल एरिया का, 75%। और भारत में सर्वाधिक वन अगर देखने को मिलते हैं तो वो किस राज्य में देखने को मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। हो गया क्लियर? चलिए, अगला है कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टर वन भूमि को क्या घोषित कर दिया है। तो पीपल फ्रॉम 5 विलेजेस कहाँ पर, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज व्हाट। तो क्या घोषित किया है उन्होंने, तो इसका सही आंसर है, ठीक है, भैरव देव डाकव सोनचुरी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, का संबंध किस क्षेत्र से है। विद विच रीजन इज द बीज बचाओ आंदोलन सेव द सीड्स मूवमेंट एसोसिएटेड। ठीक है, तो चिपको आंदोलन, ठीक है, और बीज बचाओ आंदोलन एक ही राज्य से संबंधित है। और किस राज्य से संबंधित है, छोटा नागपुर का पठार, सुंदर से, टिहरी से, या फिर पेरियार से। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, टिहरी से, यानी कि उत्तराखंड से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन ज्वाइंट, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पास किया था। विच स्टेट पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। तो किसने शुरू करा है, पश्चिम बंगाल ने, बिहार ने, केरल ने और उड़ीसा ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है, तो उड़ीसा की जो कम्युनिटियां हैं इन्होंने अपने आप मतलब इकट्ठे आए हैं और उन्होंने खुद बोला है कि हम जंगलों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। किसके साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ, या जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं इनके साथ मिलकर। मतलब खुद ही क्या लिया उन्होंने, इनिशिएटिव लिया कि हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ते इस चीज़ को, हम खुद इसका उत्तरदायित्व उठाते हैं, खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। और NCERT में मेंशन है वाली चीज़ भी। चलिए, अगला है कि 20वीं सदी के आरंभ में भारत में बाघ जो है, टाइगर की अनुमानित संख्या वो कितनी थी, 55,000 थी। ठीक है, तो जब हमारी 20वीं सदी शुरू हुई ना, तो 1901, ठीक है, ये वाली सदी शुरू हुई, 1902, 1905 ऐसे करते करते 1999 तक। ठीक है, तो मतलब शुरुआत की बात कर रहा है। तो उस समय भारत में कितने टाइगर थे, 55,000 थे। लेकिन 1973 में घटकर इनकी संख्या कितनी रह गई। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1827 टाइगर रह गए थे। इसीलिए ध्यान रख लेना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। तो देखो ना, एकदम 55,000 से कहाँ गिरे हम आकर, मतलब लगभग 1800 के आसपास। तो फूड चेन हमेशा याद रखो, नीचे वालों की जनसंख्या ज़्यादा, फिर उससे जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूँगा इनकी जनसंख्या कम होती जाएगी। लेकिन ये कम में भी क्या करेंगे, सर्वाइव तो कर पाएंगे। लेकिन देखो 55,000 से कहाँ गिर गए, 1800 पे गिर गए। तो इतना भी कम नहीं रहना चाहिए था। तो ये देखो ना, जब जैसे जैसे मैं फूड श्रृंखला में ऊपर की ओर जाता रहूँगा, जो मांसाहारी हैं इनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो पहली वो कम है, हमने और कम कर दी। ठीक है, तो फिर इसका क्या पड़ेगा, फूड चेन के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। जब फूड चेन के ऊपर बुरा असर पड़ेगा तो शाकाहारियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। मतलब पेड़ पौधे को जब पेड़ पौधों को खाने वाले बढ़ जाएंगे तो जायज़ सी बात है पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं उगेंगे। तो जिसके कारण सारे का सारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पर्यावरण है हमारा, वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए मांसाहारियों का संरक्षण भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। हो गया क्लियर? चलिए, अगला,
एक वस्तु को संसाधन रिसोर्सेज कहलाने के लिए इनमें से कौन सी विशेषता अनिवार्य नहीं है? तो एक वस्तु को अगर मैं संसाधन बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज बोल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या मैंडेटरी नहीं है? ठीक है, तो क्या मैंडेटरी नहीं है? तो सबसे पहला क्या कहा गया है? तो हमने 3 चीज़ें देखी थी। तो पहली चीज़ देखो क्या कह रहा है कि कल्चरली वो क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। जी बिल्कुल हो, समाज के द्वारा स्वीकृत हो। इकोनॉमिकल फिजिबल हो, कि ठीक है जी हमारा खर्चा क्या हो, कम से कम हो उसको पाने के लिए। फिर तीसरा कह रहा है उसके लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबिलिटी, उसको निकालना है मेरे को, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और असीमित मात्रा में क्या हो, उपलब्धता हो, मतलब अगर वो मेरे लिए अवेलेबल है तो अनलिमिटेड होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये 3 तो हैं लेकिन क्या नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा अजैविक अबायोटिक संसाधन का उदाहरण है? तो 2 चीजें पढ़ी थी हमने, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिनमें जान होती है, एबायोटिक जिनमें जान नहीं होती। तो फ्लोरा वनस्पति जान है, बिल्कुल है। पशुधन बिल्कुल है जी, लाइव स्टॉक बिल्कुल जान है पशुओं में, जीव जंतुओं में। मेटल क्या जान है, क्वेश्चन मार्क, लगता नहीं। फिर उसके बाद पशुपालन जान है, जी बिल्कुल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मेटल में कहाँ जान है? ठीक है, ये क्या है, एबायोटिक संसाधन है, एबायोटिक रिसोर्सेज है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है कि समुद्र तट से कितनी दूरी के बाद महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, जिन्हें कोई भी देश बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकता? तो बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल लाइन आर ओशनिक रिसोर्सेज कंसीडर कैसा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज? तो वो कितनी सीमा के बाद? तो 200 नॉटिकल माइल्स, 500 नॉटिकल माइल्स, 100 नॉटिकल माइल्स या फिर 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो हमने वो डीप ओशन में जाके पढ़ा था, तो वो ध्यान रख लेना, वो कितने नॉटिकल्स के बाद, 200 नॉटिकल्स के बाद ही जो समुद्र शुरू होगा उसी को बोला जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज का समुद्र बोला जाएगा। ठीक है, तो 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। तो लगभग 360 किलोमीटर तक इंडिया जो है अपने बॉर्डर से, या 360 किलोमीटर के दायरे में तो खनन कर सकता है, लेकिन इसके बाद अगर उसको खनन करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। होगा क्लियर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। तो राजस्थान एंड गुजरात हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन अभी तक इनका पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है, बट दे हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज येट। तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? ठीक है, तो विकास के स्तर पर जो हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, 4 प्रकार के पढ़े थे, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो कौन सा आएगा, वो पोटेंशियल आएगा, स्टॉक आएगा, रिजर्व आएगा या फिर डेवलप्ड आएगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑप्शन ए संभावी संसाधन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है कि पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता तो है, तो मटेरियल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट कैन नॉट बी असेस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड। ठीक है, तो उन संसाधनों को हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास उनको खोजने की क्या नहीं है, तकनीक नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, संभावित बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे या फिर विकसित बोलेंगे? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भंडार होगा या फिर स्टॉक होगा। ठीक है, पढ़े थे ना, बस वहीं से उठाए हैं क्वेश्चन सारे के सारे। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों के अंतर्गत रिजर्व होना चाहिए? मतलब अगर देश के पास 100% लैंड है तो इस 100% में से कितने एरिया पर हमारे पास जंगल होने चाहिए? तो उसकी बात है 33% पर, 50 पर, 21 पर या फिर 42 पर। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन
ए 33%, और भारत में कितना है अब हाल फिलहाल में 24%। क्लियर। अगला, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण लैंड डिग्रेडेशन का प्राथमिक कारण क्या है? तो पंजाब के रीजन में, हरियाणा के रीजन में और वेस्ट यूपी में, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसका प्राइमरी कोज क्या है? तो माइनिंग है, ओवरग्राजिंग है, ओवर इरिगेशन है, या फिर डिफॉरेस्टेशन है, मतलब जंगलों की कटाई है। तो मेन कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो रही है, धीरे धीरे लवणीय हो जाती है। और जब मिट्टी लवणीय हो जाती है तो वो अपनी उपजाऊ क्षमता या फिर फर्टिलिटी खो देती है। तो बस, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है जहां सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं? ठीक है, तो पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आपको भाई अपर्दन को रोकना है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, टेरिस कल्टीवेशन करोगे, अति सिंचाई करोगे, या फिर शेल्टर बेल्ट लगाओगे। तो सही आंसर क्या होगा भाई? कैसी फार्मिंग करोगे आप वहां पर? तो टेरेस कल्टीवेशन करोगे। ठीक है, बस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।